हाँ तो भाई कैसी चल रही है सबकी तैयारी? बढ़िया। तो बेटा आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 21 जनवरी शिफ्ट 1 2026 का पूरा पेपर का सॉल्यूशन। अगर आप लोग अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा ये क्वेश्चंस जरूर करके जाना, ठीक है। और वीडियो को आखिरी तक देखना। सबसे पहले तो हर क्वेश्चन को पॉज करना, खुद सॉल्व करना। आंसर मैच होता है तो मत देखना सॉल्यूशन, नहीं तो फिर सॉल्यूशन देखो और फिर अगला क्वेश्चन पे सेम प्रोसेस को फॉलो करो। तो देखो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस x is given by the graph. Rank various regions as per the magnitudes of the force F acting on a particle from high to low. अब हमें पता है F बराबर होता है माइनस का du बाई डी एक्स, डी बाई डी आर, डी बाई डी एक्स। मतलब बेसिकली जो इसका स्लोप आता है कि अगर भाई पोटेंशियल वर्सेस एक्स का, मतलब u वर्सेस एक्स का जो ग्राफ होगा, स्लोप क्या देगा बेटा? फोर्स। स्लोप क्या देगा आपको? फोर्स। अब आप देखो स्लोप किस रीजन में ज्यादा है, तो भाई स्लोप मतलब कि एफ बी सी इज ग्रेटर देन एफ ए बी, ठीक है। और सबसे कम एफ सी डी में तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि स्लोप ही जीरो है। अब आप ध्यान से देखो डी टू ई में बात करते, डी टू ई में तो ई वाले रीजन पे आ रहा है थ्री, डी वाले रीजन पे आ रहा है फोर, और आगे कितना बढ़ गया बेटा? दिस इज फोर एंड सिक्स, तो ये आ गया टू। तो भाई यहां पर आप देखेंगे तो भैया ये स्लोप देखो आप, नेगेटिव में आ रहा है, मतलब फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, बट स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2। भाई स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2। अब आप ध्यान से देखो इन द रीजन फर्स्ट एफ ए बी, एफ ए बी स्लोप कितना आ रहा है? 1। एफ सी डी, बी सी मतलब एफ बी सी स्लोप कितना आ रहा है बेटा? 4 तक जा रहा है 1 से, तो 3/1 दैट इज 3। तो भैया हम क्या लिख सकते हैं? एफ बी सी इज ग्रेटर देन एफ ए बी इज ग्रेटर देन एफ सी डी, सॉरी डी ई, एंड इट इज ग्रेटर देन एफ सी डी। तो बेटा यहां पर से आप देखो कि आपके पास करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है? एफ बी सी, एफ ए बी, एफ डी ई, एफ सी डी। सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट चॉइस। समझ में आया बेटा? सिंपल क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ गैस based geyser heats water flowing at the rate of 5 liters per minute from 27 degrees centigrade to 87 degrees centigrade. The rate of consumption of the gas is gram per second. Take heat of combustion is this. Specific heat capacity of water is joule per kg. अब देखो 5 लीटर ऑफ वाटर इज मूविंग, है ना। 5 लीटर ऑफ वाटर तो हम बेटा डेंसिटी मान लेते हैं 1000, 1000 इंटू में 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये मास ऑफ वाटर हो गया जो कि पर सेकेंड जा रहा है। तो भैया आप समझना इसमें आपको पर मिनट बोला इन्हें, पर मिनट, तो आप इसको 60 से और डिवाइड कर दीजिए, तो क्या ये पर सेकेंड मास ऑफ वाटर है। तो मास ऑफ वाटर कितना आ रहा है बेटा? 5/60 दैट इज 1/12 kg पर सेकेंड, ठीक है। इतना मास ऑफ वाटर आपको गर्म कर, ठीक है बेटा। अब देखो आपको वाटर को कितना हीट करना है, तो व्हाट आई कैन राइट, 1 सेकंड की बात कर लेते हैं, तो एम सी डेल्टा टी हो जाएगा, दैट इज द हीट गिवन टू द वाटर। अब मास आप समझना, मास आप समझना, एम डॉट ही ले लेते हैं यार, ये भी क्यू डॉट हो जाएगा। तो एम डॉट कितना हो गया? 1/12। सी कितना है? 4200 इंटू में डेल्टा टी, कहां से कहां तक? 87 तक लेके जाना, कहां से? 27 से। तो आप देखेंगे बेटा 1/12 इंटू में 4200 इंटू में 50, दैट मस्ट बी इक्वल टू द क्यू डॉट। अब रेट ऑफ कंबशन ऑफ गैस, गैस का कंबशन कितना है बेटा? मैंने बोला मान लो m ग्राम ऑफ गैस इज पर सेकंड इज यूज्ड, इंटू में क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10⁻⁴। ओके सर,
तो बोले एम डॉट, देखो बेटा एम डॉट बराबर क्या बनेगा, 42 इंटू में 5 इंटू में 10 की पावर 3 अपॉन में 12 इंटू में 5 इंटू में 10 की पावर 4। ठीक है, तो यहां पर से आप एम डॉट देखिए, तो ये आ रहा है 42 इंटू में 5 इंटू में 10 की पावर 3 अपॉन में 60 इंटू में 10 की पावर 4। तो यहां पर से आप देखिए एम डॉट जो हमें गैस का लग रहा है दैट इज इक्वल टू 7 इंटू में 5 इंटू में 10 की पावर -2। तो एम डॉट ऑफ गैस इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, गलती कर दी क्या सॉल्विंग में, ओहो हो, ये 50 नहीं होगा, ये 60 होगा। दिस इज 60, ओके दिस इज 60, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 6 हो जाएगा, तो ये 0.42 आ जाएगा यार, 42, तो ये कैलकुलेट करके बन जाएगा 0.42। तो मतलब आपको इतनी ग्राम पर सेकेंड हीट, मतलब आपको गैस को कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है बेटा, दैट इज ऑप्शन 3। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड विच वेरीज विथ बी एज साइन 100 टी। बी बराबर क्या दे रखा है बेटा, साइन 100 टी। ओके सर, टेस्ला में दिया हुआ है। If the resistance of the loop is 100 ohm, then the average thermal energy dissipated in the loop in one period is। तो देखो बेटा सबसे पहले तो ईएमएफ बराबर कितना आ जाएगा भाई, डी फाई बाई डी टी होता है माइनस का, तो ईएमएफ बराबर क्या बन जाएगा, माइनस का ए डीवी बाई डी टी। एरिया तो कांस्टेंट है, तो ईएमएफ बराबर 1 इंटू में कॉस 100 टी, और 100 टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, 100। तो यहां पर से आप देखो ईएमएफ बराबर कितना आ रहा है, 100 कॉस 100। अब आप देखो भाई पावर बराबर क्या होता है, ई स्क्वायर बाय आर। अब हमको तो बोला एवरेज निकाल के बता दो कंप्लीट साइकिल का, तो एवरेज बराबर क्या कर देना, कॉस स्क्वायर का एवरेज होता है 1/2, दैट इज 100 स्क्वायर, 100 इंटू 100 अपॉन में रेजिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा, 100 ओम। तो यहां पर से आप देखेंगे, अब देखो 100 से एक 100 को काट दो, तो पावर एवरेज बराबर क्या बन रहा है बेटा, 100 अपॉन में 2। ठीक है, अब हमको तो निकालने को बोला है फॉर द 1 पीरियड। तो भाई आप एक बात समझो, ओमेगा कितना है आपके पास, 100, तो भैया टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय 100, है ना। तो पावर आप लिखते हो एनर्जी अपॉन में टाइम, दैट इज इक्वल टू 100/2। अब भैया टाइम आपको कितना लेना, 1 पीरियड, दैट इज 100/2 इंटू में 2 पाई बाय 100। 100 से 100 काट दो, 2 से 2 काट दो, एनर्जी थर्मल एनर्जी एमिटेड इज पाई जूल। समझ में आया बेटा, 1 कंप्लीट पीरियड में कितनी आ रही है एनर्जी, पाई जूल। तो दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब एज शोन इन द फिगर। द डिफरेंस इन द हाइट बिटवीन द वाटर कॉलम्स in vertical tubes is 5 centimeter, and the area of cross sections at A and B are 6 centimeter square and 3 centimeter square respectively. The rate of flow will be centimeter cube per second। तो देखो बेटा सबसे पहली बात तो मैं क्या लगा सकता हूँ, A1 V1 बराबर A2 V2। तो मैं क्या लगा सकता हूँ, 6V1 बराबर 3 टाइम्स ऑफ V2। तो V2 बराबर कितना आ रहा है बेटा मेरे पास, 2V1। V2 बराबर कितना आ रहा है बेटा, 2V1। अब मुझे लगाना है अप्लाइज बर्नौलीज थ्योरम। क्या लगाना है बेटा, बर्नौलीज थ्योरम। अब बर्नौली थ्योरम लगाएंगे बेटा, क्या हो जाएगा, P1/ρg प्लस में V1² / 2g प्लस में Z1 दैट इज इक्वल टू P2/ρg प्लस में V2² / 2g प्लस में Z2। ठीक है बेटा, अब यहां पर से आप देखो P1 का प्रेशर आपको लिखना है,
तो एट दिस पॉइंट द प्रेशर यू नीड टू राइट इज पी नॉट प्लस रो जी एच। आपको सेम लेवल पे लिखना है भाई, यहां तक लेके आ जाइए। तो हम क्या लिख देंगे, पी नॉट प्लस में रो जी, ये जो हाइट दे रखी कितनी 0.05 अपॉन में रो जी, प्लस में V1 स्क्वायर बाय 2G। Z1 और Z2 कट जाएंगे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, दैट इज पी नॉट बाय रो जी, प्लस में V2 को आप लिख दो 2 टाइम्स ऑफ V1 का होल स्क्वायर बाय 2G। ठीक है बेटा, पी नॉट बाय रो जाओ, पी नॉट बाय रो जी विल गेट कैंसल आउट। क्या बन जाएगा हमारे पास 0.05 इंटू में जी, जी से जी भी कैंसिल कर दो, प्लस में V1 स्क्वायर बाय 2, दैट इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2V1 स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहां पर से आप देखिए 0.05 इंटू 10 बराबर क्या आ रहा है हमारे पास, 2V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2। तो यहां पर से आप देखिए ये बन जाएगा 0.5, दैट इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास बेटा, 3V1 स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो V1 बराबर कितना आ रहा है 1/√3, V1 कितना आ रहा है बेटा 1/√3। अब हमको निकालना है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, दैट इज A1V1। तो भैया वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कितना आ जाएगा आपके पास, देखना जरा ध्यान से, A1 इज 6 इंटू में, अब ये V1 आपने निकालना किस में बेटा, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमने SI यूनिट का इस्तेमाल करा, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये आ गया आंसर। कितना आ रहा है बेटा, क्यू डॉट बराबर 200√3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बेटा, दैट इज ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट चॉइस। ठीक है बेटा, गलती नहीं करना है, जल्दीबाजी में गलती नहीं करना, समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट द वैल्यूज ऑफ द टू स्प्रिंग कांस्टेंट्स वर मेजर्ड एज K1 equal to this and K2 equal to this. If the springs are connected in parallel, then the percentage error in equivalent spring constant is। देखो स्प्रिंग अगर पैरेलल में कनेक्ट होती है, समझना बात को ध्यान से, स्प्रिंग अगर पैरेलल में कनेक्ट होती है तो हम लिखते हैं 1/K1 प्लस में 1/K2, दैट इज इक्वल टू 1/K इक्विवेलेंट। ठीक है भाई, फोर्स आपका बढ़ जाता है, F बराबर आ जाता है F1 प्लस F2। अरे नहीं नहीं, मैंने उल्टा लिख दिया क्या, उल्टा लिख, F बराबर आ जाता है F1 प्लस F2, सॉरी, F बराबर बन जाएगा F1 प्लस F2। भैया स्प्रिंग में एक्सटेंशन सेम आएगा सब में, K इक्विवेलेंट X दैट इज इक्वल टू K1 X प्लस में K2 X, X से X काट दो, K इक्विवेलेंट कितना आ गया K1 प्लस में K2। ठीक है बेटा, अब आप समझना, तो K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास, दैट इज 10 प्लस 20 दैट इज 30। K इक्विवेलेंट कितना आ गया 30। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको निकालना है प्रोपगेशनल एरर से K डेल्टा K इक्विवेलेंट, दैट इज डेल्टा K1 प्लस में डेल्टा K2। तो यहाँ पर आप देखो डेल्टा K इक्विवेलेंट बराबर कितना आ रहा है बेटा मेरे पास 0.2 प्लस में 0.3। तो यहाँ पर से ये देखो कितना आ रहा है 0.5। अब यहाँ पर से आप देखिए डेल्टा K इक्विवेलेंट बाय K इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0.5 अपॉन में 30 इंटू में कर दो 100, परसेंटेज एरर पूछे, 0 से एक 0 को खत्म कर दो, तो ये आ रहा 5/3, 5/3 मतलब कि ये कितना आ रहा है 1.67%। ओके कितना आ रहा है बेटा 1.67%। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट्स इट। आगे देखते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ 4 kg मास मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू 4t क्यूब I कैप minus 3t j cap, where t is in time in second. If the mass starts from origin at t equal to 0, the velocity and position after t equal to 2 second will be। तो देखो बेटा, वेलोसिटी और पोजीशन निकालना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि भैया ए वेक्टर आ गया आपके पास, कितना आ जाएगा, मास से डिवाइड कर दो, मास कितना दे रखा है आपको 4 kg, तो 4t क्यूब बाय 4 I कैप माइनस 3t बाय 4 j कैप, दिस इज द एक्सेलरेशन। अब मैंने बोला
एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो बेटा, डीवी बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू 4t³ बाय 4 आई कैप प्लस सॉरी प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस का 3t/4 जे कैप। तो आप यहां पर से क्या लिख सकते हो, डीवी बराबर 4, अरे 4 से 4 काट ही दो ना, मैं क्यों इतना बार बार लिख रहा हूं। क्या आ जाएगा, t³ dt आई कैप माइनस 3/4t dt जे कैप। मैंने बोला डू द इंटीग्रेशन, डू द इंटीग्रेशन। तो यहां पर से देखो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बेटा, 0 से लेके 2 तक करना है। t³ का इंटीग्रेशन होता है t⁴/4 आई कैप माइनस ये हो जाएगा 3t²/4 इंटू में 2, है ना। अब कहां से कहां तक लिमिट, 0 से लेके 2 तक, इधर भी 0 से लेके 2 तक, और जे कैप में। तो भैया यहां पर से देखो वेलोसिटी कितना आ रहा है, 2⁴ मतलब कितना आ गया, 16, तो ये आ गया 4 आई कैप माइनस 3/8 इंटू में 4 जे कैप। तो यहां पर से देखो वेलोसिटी कितनी आ रही है बेटा, 4 आई कैप माइनस 3/2 जे कैप। ओके, दिस इज द वेलोसिटी, है ना बेटा। अब समझना यहां पर से वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, उसको आप रख लो dx/dt। कितना बना, t⁴/4 आई कैप माइनस 3/8 t² जे कैप। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं लेना है बेटा, समझ में आया। तो फिर से हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो x बराबर क्या बनेगा, t⁵5/20 आई कैप माइनस 3/8 t³ 3 जे कैप। अब t की वैल्यू कितनी डाल दोगे, 2 सेकेंड डालो यहाँ पे। x बराबर 32/20 आई कैप माइनस ये बन जाएगा 8 से 8 कट गया, ये 1 जे कैप। तो यहां पर से आप देखो x बराबर कितना आ रहा है, 8/5 आई कैप माइनस जे कैप, दैट इज योर आंसर। आया बेटा समझ में, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया और वेलोसिटी भी आ गई, दोनों वेक्टर क्वांटिटी में। आर वेक्टर लिख लो, एक्स वेक्टर लिख लो, एक्स मतलब आई कैप समझते हैं बच्चे, तो इसको आर कैप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया यहां पर से देखो करेक्ट आंसर क्या मैच कर रहा है हमारे पास, दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंसिडर अ मॉडिफाइड बर्नौली इक्वेशन p प्लस ए बाय बी टी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस बी टी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। If t has the dimension of the time, then the dimensions of a and b are respectively. अब देखो बेटा, अगर ये a बाई बी टी स्क्वायर किस में एड अप हो रहा है बेटा, प्रेशर में, p प्लस a बाई बी टी स्क्वायर, ये दोनों अगर ऐड हो रहे हैं तो मतलब कि a बाई बी टी स्क्वायर मस्ट हैव द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। अब आप देखो h को आप ऐड कर रहे हो टी बी टी के साथ, तो h मतलब कि बी टी के डायमेंशन होने चाहिए। अब देखो h के डायमेंशन क्या होते हैं, l, b के डायमेंशंस आपको निकालने हैं, t के डायमेंशंस क्या होते हैं, t, तो b के डायमेंशंस क्या आ गए बेटा, LT-1, b के डायमेंशन क्या आ गए, m0 LT-1, यहां पर रख दो। प्रेशर के डायमेंशन होते हैं ml-1 T-2, b के डायमेंशंस LT-1 और t स्क्वायर मतलब कि T2, दैट इज हैविंग द डायमेंशंस ऑफ a। बोले यार सिंप्लीफाइड टास्क हो गया, तो a के डायमेंशन जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं मेरे पास, m L0 T-1। तो देखो बेटा इसका क्या बन रहा है हमारे पास डायमेंशन का आंसर, ML0 T-1 M0 LT-1, तो दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट चॉइस। बोलो यार काफी आसान क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ करंट कैरिंग इज प्लेस्ड वर्टिकली, कुछ तो मिसिंग है, अ करंट कैरिंग कॉइल ही होना चाहिए, is placed vertically and a particle of mass m with charge q is released from rest. The particle moves along the solenoid. अच्छा करंट कैरिंग सोलेनॉइड आएगा, is placed vertically and a particle of mass m with charge q is released from the rest. The particle moves along the axis of the solenoid. If g is the acceleration due to gravity. अच्छा ऐसा क्वेश्चन है, समझ, ऐसा सोलेनॉइड रख दिया, if g is the acceleration due to gravity, then the acceleration of the charged particle will satisfy. तो बेटा आप एक बात समझो कि जब चार्ज पार्टिकल को आपने इसके अलोंग छोड़ा
अब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप समझो वेलोसिटी भी नीचे की तरफ ही आएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड भी तो एक्सेस के अलॉन्ग ही आती है। अब भैया हमारे पास होता है फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो बेटा आप समझो फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड बराबर क्या बनेगा, क्यू वी बी साइन जीरो या फिर 180 डिग्री, दोनों ही जीरो होता है तो फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड जीरो। और अगर फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड जीरो आया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन तो सिर्फ काय के कारण है, ग्रेविटी के कारण। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बेटा, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट चॉइस। ये सॉल्व करो जरूर, आंसर पूरा अच्छे से आना चाहिए। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A parallel plate capacitor has capacitance C when there is vacuum within the parallel plates. A sheet having thickness 1/3 of the separation between the plates and relative permittivity K is introduced between the plates. The new capacitance of the system is, जब इनिशियल में कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कैपेसिटेंस कितना दे रखा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ठीक है बेटा, अब मैंने बोला कि भाई D इज द सेपरेशन, समझना ध्यान से जरा। अब इन्होंने बोला कि हमने एक शीट भर दी, शीट की जो थिकनेस है वो कितनी है, 1/3 ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स एंड इसकी रिलेटिव परमिटिविटी के हो गई। तो भैया अब जो नया कैपेसिटेंस आएगा सी डैश, वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस में टी बाय के। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो सी डैश बराबर क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस डी बाई 3 प्लस में डी बाई 3 के। डी को कॉमन निकाल दो तो सी डैश बराबर क्या बन जाएगा, सी अपॉन में 2/3 प्लस में 1/3 के। ठीक है, 3 ऊपर चले जाएगा, सी डैश बराबर 3CK बाय 2K प्लस 1, 3CK बाय 2K प्लस 1, दैट इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट चॉइस। बोलो यार, काफी आसान क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है EY बराबर दिस, द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। तो देखो बेटा EY बराबर क्या दे रखा है आपको, 69 साइन 0.6 को 600 ही कर लेंगे, 600x माइनस 1.8 इंटू 10 की पावर 11t ओमेगा के एक्स माइनस ओमेगा टी, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। अब देखना बेटा एक चीज याद रखना, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आ रहा है, पॉजिटिव एक्स, मतलब आई कैप क्या, दैट इज द पॉइंटिंग वेक्टर होता है। अब आप देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है तो जे कैप क्रॉस के कैप क्या होता है बेटा, आई कैप होता है, तो याद होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, के कैप के डायरेक्शन में, मतलब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बी इन जेड डायरेक्शन। ये तो क्लियर हो गया, बी इन जेड डायरेक्शन। अब देखो बी नॉट निकालना है, तो ई नॉट बाई बी नॉट होता है क्या, बोले यार ई नॉट बाई बी नॉट क्या होता है, सी के बराबर। तो अब ई नॉट कितना है 69, बी नॉट तो हमको चाहिए, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8। तो भैया बी नॉट देखेंगे कितना आ रहा है, 3 दैट इज 2 ना, 2 3 इंटू 10 की पावर -8 टेस्ला। तो भैया आप क्या लिख दोगे इसको, बी नॉट बराबर 2.3 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला। अब भैया इसकी इक्वेशन लिखना है, तो दैट इज 2.3 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला साइन 0.6 इंटू 10 की पावर 3 एक्स माइनस 1.8 इंटू 10 की पावर 11 टी। कौन से डायरेक्शन में आएगी बेटा, के कैप डायरेक्शन में। खत्म, आंसर है। बोलो यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है इसका, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 0.1 सेंटीमीटर। द स्क्रीन is placed at 50 centimeter from the slit's plane. When one slit is covered with a transparent sheet having thickness T and refractive index 1.5, the central fringe shifts by
0.2 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ टी इज, तो बेटा आप एक बात को समझो कि ये जो शीट के कारण जो शिफ्ट आता है भाई, आपके पास आता क्या है शिफ्ट ड्यू टू द स्लिट, कितना बनेगा, हम क्या लिखते हैं डी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू में टी। भाई शिफ्ट के कारण इतना जो आप ये समझो कि आपका डबल स्लिट है, अगर यहां पर आपने शीट रख दी तो भैया ये ऐसा करके कोई शिफ्ट दे देता है ना। तो ये शिफ्ट जो आता है उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब साइन थीटा को आप अप्रोक्सीमेटली क्या लिख दोगे, वाई बाई डी, वाई बाय कैपिटल डी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू में टी। ओके, नाउ सी डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 0.1 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर -2। वाई आपको दे रखा है कितना 0.2 इंटू 10 की पावर -2 होल डिवाइडेड बाय कैपिटल डी आपको दे रखा है कितना बेटा 50 इंटू 10 की पावर -2, दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 दैट इज 0.5 इंटू में थिकनेस। तो थिकनेस बराबर क्या बन रहा है बेटा, देखना ध्यान से जरा, 2 इंटू में 10 की पावर -6 अपॉन में 50 इंटू में 0.5 इंटू में 10 की पावर -2। तो यहां पर से थिकनेस बराबर देखो 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 25 और इंटू में 10 की पावर -4 मीटर में आ जाएगा बेटा। तो टी बराबर कितना आ रहा है हमारे पास, सेंटीमीटर में हमको निकालना है, तो मैंने बोला 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 200 डिवाइडेड बाई 25 इंटू में 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। तो यहां पर से थिकनेस बराबर देखो 8, तो भाई क्या बना देंगे इसको 8 इंटू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बेटा, दैट इज ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट चॉइस। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ लाइट वेव डिस्क्राइब्ड बाय E इक्वल्स टू दिस falls on a metal surface of work function 2.8 electron. The maximum kinetic energy of the ejected photoelectron is, तो बेटा आप समझना, क्या यहां पर आपके पास 2 ओमेगा है, 2 ओमेगा होने से आपको करना क्या रहता है बेटा, आपको मैक्सिमम वो दे रखा है इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। अब आप समझो जब आप दो अलग अलग पे लोगे, ओमेगा 1 कितना आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 10 की पावर 15 और ओमेगा 2 कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 12 इंटू 10 की पावर 15। ओके ठीक है भाई, अब आप समझना ध्यान से जरा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही सॉल्व करते हैं ना, क्यों हम इतनी मेहनत करें। भाई मैंने लिखा कि अगर आपके पास ये है तो आप फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, F1 लिख लेते हैं, दैट इज ओमेगा बाई 2 पाई, दैट इज 3/2 पाई इंटू 10 की पावर 15 है ना। और F2 कितना आ जाएगा भाई 12 अपॉन में 2 पाई इंटू 10 की पावर 15। अब मेरे को एक बात बताओ, V1 इज इक्वल टू F1 इंटू λ1, भाई ये तो होता है 3 इंटू 10 की पावर 8, दैट इज इक्वल टू 3/2 पाई इंटू 10 की पावर 15 इंटू में λ1। तो λ1 कितना आ रहा बेटा 2 पाई इंटू में 10 की पावर -7 मीटर। तो भैया ये कितना जाएगा λ1 बराबर 200 पाई नैनोमीटर। ओके 200 पाई नैनोमीटर। सिमिलरली F2 कितना आ जाएगा बेटा, सॉरी λ2 कितना आ जाएगा, देखो 200 पाई/4 नैनोमीटर। ठीक है बेटा, तो λ2 कितना आ गया मेरे पास 50 पाई नैनोमीटर। अब आप देखो भैया एनर्जी इंसिडेंटेड बाय द वन कितनी आएगी 1240 बाय λ1। तो देखो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं बेटा, एनर्जी इंसिडेंटेड इज 1240 डिवाइडेड बाय 200 पाई
ये आ रही है 1.97, E1 कितना आ रहा है बेटा 1.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्या बेटा? अब दूसरे वाले का निकाल लेते हैं। 1240 डिवाइडेड बाय 55, तो यह आ रहा है E2 कितना आ रहा है बेटा 7.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैंने बोला कि भाई ये वाली जो वेवलेंथ है ये एमिट करेगी इलेक्ट्रॉन, तो भैया आप क्या कर देंगे 7.89 में से आपने क्या माइनस कर देंगे 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई हम क्या करते हैं एनर्जी इंसिडेंटेड माइनस वर्क फंक्शन दैट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। वही तो कर रहा हूं। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर क्या आ जाएगा बेटा 7.89 माइनस का 2.8, तो यहां पर से हम देखते हैं तो ये कितना आता है बेटा 5.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास आंसर आएगा 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ एन अल्फा पार्टिकल विद एनर्जी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट is bombarded on a thin gold foil, the closest distance from nucleus it can reach is atomic number of gold is 79 and 1 upon 4 pi epsilon naught is 9 into 10 to the power 9। तो बेटा हमें क्या यूज करना है यहाँ पे सबसे पहले आपको याद होना चाहिए दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो व्हाट आई कैन अप्लाई दैट इज यू इनिशियल प्लस में के इनिशियल दैट इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस में के फाइनल। ओके, अब आप समझो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या दे रखी है 7.7 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -90। ठीक है, प्लस में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी से आ रहा है तो जीरो मान लो दैट इज इक्वल टू अल्फा पार्टिकल है। तो बेटा यहां पर ध्यान से देखो हम क्या लिखेंगे के Q1 Q2 बाय आर, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू, अब इसका एटॉमिक नंबर कितना बेटा 79, तो 79 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब अल्फा पार्टिकल पे क्या लिखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -9 होल डिवाइडेड बाय आर। यही आर हमको चाहिए, यही आर हमको चाहिए। तो देखो इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। एक गलती और कर दी, यहां पर 2 भी तो आएगा ना। तो आर बराबर क्या बन रहा है देखना जरा 9 इंटू 79 इंटू में 1.6 इंटू में 2 इंटू में देखो 10 की पावर -9 ये कट चुका है 10 की पावर -10 हो जाएगा ऊपर होल डिवाइडेड बाय ये करना है आपको 7.7 इंटू 10 की पावर 6 है ना बेटा। अब यहां पर से देखो आर बराबर जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरे पास 295.48 इंटू 10 की पावर -16। तो आर बराबर कितना बन रहा है 2.95 इंटू 10 की पावर -14 मीटर। ओके बेटा, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या निकल के आ रहा है ध्यान से देखो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट चॉइस। अगले सवाल की ओर चलते हैं। A uniform rod of mass m, length l, suspended by means of two identical inextensible light strings as shown in the figure. Tension in the one string immediately after the other string is cut is, तो देखो बेटा समझना ध्यान से, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये। यहां पर से आप देखो ऐसी दो स्ट्रिंग आपने ली, अब आपने ये वाली स्ट्रिंग को क्या कर दिया बेटा कट कर दिया। समझना ये वाली स्ट्रिंग को कट कर दिया तो मानना ध्यान से देखना mg नीचे लगेगा, इस पॉइंट के अबाउट आपको क्या मिलेगा बेटा एक अल्फा मिलेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं mg इंटू L/2 दैट इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिखते हैं। तो भैया mg इंटू L/2 दैट इज इक्वल टू इस पॉइंट के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा ml² 3 इंटू अल्फा। तो अल्फा देखो कितना आ रहा है बेटा मेरे पास 3g/12, अल्फा कितना आएगा बेटा 3g/12।
अब मैंने बोला सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन देखना, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आएगा L/2 इंटू में अल्फा। भैया सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया। अब देखो ऊपर की तरफ लग रहा होगा टेंशन, नीचे की तरफ लग रहा है mg, तो मैं क्या लिख सकता हूं, mg माइनस टी बराबर MACOM। समझ में आया बेटा? तो यहां पर से आप देखो mg माइनस टेंशन बराबर m L/2 इंटू 3g/12, L से L को काटेंगे तो mg माइनस टी बराबर 3mg/4। तो यहां पर से टेंशन बराबर देखो कितना आ रहा है बेटा, mg/4। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बेटा इसके लिए, दैट इज ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट चॉइस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एन एल्यूमिनियम एंड स्टील रॉड्स हैविंग सेम लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन आर joined to make total length of 120 centimeter at 30 degree centigrade. The coefficient of linear expansion of aluminum and steel are respectively the length of this composite rod when its temperature is raised to 100 degree centigrade is in centimeter। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से जरा, कंपोजिट रॉड आपने अगर बना दी, समझना भाई, अगर आपने दो रॉड को इस तरीके से ज्वाइन कर दिया और इनका आपने एक कंपोजिट रॉड, दिस इज L1 दिस इज L2, तो भैया मैंने बोला इसमें एक जो इलोंगेशन आएगा उसको आप क्या लिख दोगे, L1 इंटू अल्फा 1 डेल्टा टी, और डेल्टा L2 जो आएगा वो क्या लिख दोगे आप, L2 इंटू अल्फा 2 डेल्टा। अब आप देखना भाई टोटल इलोंगेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा L1 प्लस में डेल्टा L2, है ना। अब आप ध्यान से देखना बेटा, मैंने लिखा L1 की जो फाइनल लेंथ आएगी L1 डैश, वो क्या हो जाएगी L1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, और L2 डैश जो आएगा वो क्या आएगा L2 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा। ठीक है, अपने को ऐसा कुछ दिया नहीं है कि लेंथ क्या है। अच्छा सेम लेंथ है, L1 इक्वल टू L2 है यार, बहुत ही आसान हो गया तो। ठीक है, अब मैंने बोला कि फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी, L1 डैश प्लस में L2 डैश, दैट इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट फाइनल। तो L इक्विवेलेंट फाइनल बराबर क्या बन जाएगा, L1 प्लस में L2 प्लस में L1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस में L2 अल्फा 2 डेल्टा। अब समझना L1 बराबर L2 बराबर L ले लो। अब टोटल लेंथ क्या है, 2L बराबर दे रखा है 120, तो L बराबर कितना जाएगा बेटा 60, तो L इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 120 प्लस में 60 इंटू में अल्फा 1 डेल्टा टी, अल्फा 1 कितना है बेटा 2.4 इंटू 10⁻⁻5 इंटू टेम्परेचर में जो चेंज आया वो कितना आया 30 से 100, दैट इज 70, प्लस में ये कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू में 70। तो यहां पर से आप देखो L इक्विवेलेंट बराबर 120 प्लस में 60 इंटू 70 इंटू में 3.6 इंटू में 10⁻⁻5। तो देखो बेटा मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं, कितना आ जाएगा ये 3.6 इंटू 70 इंटू 60 डिवाइडेड बाय, तो यह आ रहा है L इक्विवेलेंट बराबर 120.15 सेंटीमीटर्स। ठीक है बेटा, दैट इज द फाइनल लेंथ इन ऑफ द रॉड। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। 1 मीटर लॉन्ग rod AB completes the circuit as shown in the figure. The area of the circuit is perpendicular to the magnetic field of 0.1 Tesla. If the resistance of the total circuit is 2 ohm, then the force needed to move the rod towards the right with constant speed of 1.5 मीटर पर सेकेंड is। तो बेटा देखो सबसे पहली बात कि भाई मोशनल ईएमएफ है तो BVL लगा दो पहले तो मोशनल ईएमएफ के हिसाब से B की वैल्यू है 0.1, वेलोसिटी है कितनी 1.5,
इनटू में लेंथ कितनी है बेटा 1 मीटर। तो यहाँ पर से आप देखो ईएमएफ कितना आ रहा है 0.15, बहुत बढ़िया, वोल्ट में आ गया। अब मैंने बोला करंट कितना आएगा सर्किट में, तो 0.15 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 2 ओम, टोटल रेजिस्टेंस आ गया। नाउ व्हाट इज द फोर्स, दैट इज BIL, फोर्स इज द BIL, B इज 0.1, I इज 0.15 बाय 2, इनटू में लेंथ इज 1 मीटर, तो F बराबर कितना बन रहा है 0.015 बाय, अब ध्यान से सुनना बेटा, हमको निकालना है क्या, then the force needed to move the rod towards right with constant speed। अच्छा कौन, ये तो खत्म ही हो गया क्वेश्चन, फोर्स ही आ गया, फोर्स ही तो निकालना था 0.0075 न्यूटन। तो इसको मैं लिख सकता हूं F बराबर 7.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। इतना फोर्स लगेगा सच दैट इट विल मूव नॉर्मली। तो ऑप्शन क्या आ रहा है बेटा, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट चॉइस। बहुत बढ़िया, अगले सवाल की ओर चलते हैं। द गिवन सर्किट वर्क्स एज, तो बेटा यहां पर से आप देखो ये आपको एक लॉजिक गेट दे रखा है जिसका आपको सॉल्व करना है। यहां पर से आप देखो अगर ए को आपने इस तरीके से फीड किया नॉर गेट में, तो ये क्या बन जाएगा बेटा ए बार। सिमिलरली यहां पर ये क्या आ जाएगा बी बार। अब जब आपने इसको इससे पास कराया तो ये क्या बन जाएगा ए बार प्लस में बी बार का बार। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेता हूं। अगर ये मान लो इसको मैंने y लिख दिया, तो y बराबर क्या बन रहा है ए बार प्लस में बी बार का होल बार, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी बार का बार। तो दैट इज y बराबर क्या आ रहा है ए बी। अब जब आपने y को यहां पर फीड करा तो आपके पास फाइनल आंसर क्या बनेगा ए बी बार। तो आउटपुट क्या आ गया, फाइनल आउटपुट ए बी बार। आउटपुट क्या आ रहा है बेटा ए बी बार। और अगर ए बी बार आउटपुट आ रहा है देन इट इज द नैंड गेट। क्या आ रहा है बेटा हमारे पास नैंड गेट। सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट चॉइस। अगले सवाल की ओर चलते हैं। टू स्ट्रिंग्स ए एंड बी हैविंग लीनियर डेंसिटीज म्यू एंड म्यू बी एंड लेंथ्स एल एंड बी respectively are joined. Free ends of A and B are tied to rigid support C and D, respectively creating a tension of 500 Newton in the wire. Two identical pulses sent from C and D ends take time T1 and T2 respectively to reach the joint. The ratio of T1 by T2 is, तो देखो बेटा यहां पर से आप समझना कि भाई टाइम टेकन बराबर क्या हो जाएगा L बाई वी, तो L1 बाई V1। तो हमें T1 बाई T2 निकालना है, तो आप क्या लिख दोगे L1 बाई V1 अपॉन में L2 बाई V2। अब लेंथ का तो रेशियो दे रखा है, T1 किसका है C पे बांधा है आपने A को और B पे बांधा है आपने D को। तो ये T1 बाई T2 बराबर क्या हो जाएगा LA बाई LB इंटू में VB बाई। अब देखो टेंशन दोनों में सेम है इसलिए यूज कर रहा हूं रेशियो। वेलोसिटी क्या होती है अंडर रूट ऑफ T बाई म्यू। तो बेसिकली आप यहां पर से देखो LA बाई LB मल्टीप्लाई में अंडर रूट ऑफ म्यू ए बाई म्यू बी हो जाएगा। समझ में आया भाई। अब LA बाई LB, तो LA कितना है 2.5, LB कितना 1.5 अंडर रूट में म्यू ए कितना भाई म्यू ए है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ और म्यू बी कितना है 4 इंटू 10⁻⁻⁴। तो यहां पर से देखो T1 बाई T2 अगर मुझे सॉल्व करना है तो वो कितना आ जाएगा 5/3 और 1 अपॉन में अंडर रूट। तो ये इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। वन 1.178, तो इसको हम लिख लेंगे अप्रोक्सीमेटली T1 बाई T2 बराबर 1.18। खत्म क्वेश्चन। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बेटा दैट इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनिशियली अ सैटेलाइट ऑफ 100 kg is in circular orbit of radius 1.5 RE.
This satellite can be moved to a circular orbit of radius 3 RE by supplying alpha into 10 की power 6 joule of energy. The value of alpha is. तो देखो बेटा, energy of the satellite in the orbit can be written as E बराबर माइनस का GMM by R 2R। तो भैया मैंने बोला कि चेंज इन एनर्जी बराबर EF माइनस EI, भाई यही एनर्जी देनी होगी, खत्म बात। तो डेल्टा E बराबर माइनस का GME इंटू में M अपॉन में 2 इंटू में रियारी माइनस 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 प्लस हो जाएगा GMEM अपॉन में 2 इंटू में 1.5 आ रही। अब आप यहां पर से देखिए डेल्टा E बराबर कितना आ रहा है, माइनस का GMEM बाय 2 इंटू 3 आ रही और प्लस का GMEM बाय 3 आ रही। मैंने बोला आप पूरे इक्वेशन में से GMM बाय 3 आ रही को बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 1/2, तो ये बेसिकली 1/2 हो जाता है। तो डेल्टा E बराबर GMEM बाय 6R। अब भैया आप एक बात बताओ, क्या G बराबर क्या होता है, GM अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। G बराबर क्या होता है, GM अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर से आप देखो डेल्टा E बराबर क्या आ जाएगा, MGRE बाय 6। कितना आ जाएगा बेटा, MGRE बाय, बस यहां पर हमको सारी चीजें प्लेस करना है। डेल्टा M कितना, M कितना आ गया 100, G की वैल्यू को 10 ही ले लेते हैं। दिया है क्या क्वेश्चन में, मैंने आधा ही क्वेश्चन लिखा है। हाँ दिया उनने, रेडियस ऑफ अर्थ भी दिया है। रेडियस ऑफ अर्थ उनने कितना दिया, 6 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन में 6। तो ये यहां पर से देखो डेल्टा E बराबर क्या बन रहा है, 10 की पावर 9, तो 1 इंटू 10 की पावर 9 बन रहा है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, अल्फा बराबर बनेगा डेल्टा E बराबर क्या बनेगा 1000 इंटू 10 की पावर 6। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही बेटा 1000। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है बेटा 1000। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 10 की पावर -8 कूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। ओके जनाब, द वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, 442 टू बी 221 इज। तो भैया पहले वाले कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप तो सिर्फ इतना समझो कि भैया 442 के हिसाब से आर ए कितना आ रहा है, भैया हम क्या ले लेंगे के Q1 Q2 बाय आर ए, और फाइनल कितनी हो जाएगी के Q1 Q2 बाय आर बी। खत्म। अब आर ए कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस का 2 का, 16 16 32 और 4 36, तो आर ए बराबर आ गया 6 मीटर। ठीक है, आर भी निकाल लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 प्लस 1 मतलब कि आर भी आ गया 3। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। तो यू एफ माइनस यू आई, दैट इज द चेंज इन एनर्जी। भैया के Q1 Q2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए, भाई यही हो जाएगा ना। ठीक है, तो वर्क डन बराबर क्या बनेगा बेटा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में Q1 कितना है 10 की पावर -8, Q2 कितना है बेटा 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू में 1 अपॉन में 3 माइनस 1 अपॉन में 6। तो यहां पर से आप देखेंगे वर्क डन बराबर 11 है 18 इंटू 10 की पावर -5 इंटू में 3/18। 18 से 18 को काट दो, वर्क डन बराबर कितना आ रहा है बेटा हमारे पास
30 इंटू 10⁻⁻6 जूल। कितना आ रहा बेटा? 30 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो ये आ गया आंसर, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट चॉइस। ओके बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ कॉलीमेटेड बीम ऑफ डायमीटर 2 mm इज प्रोपेगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, द बीम इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सपेंडेड इन अ कॉलीमेटेड बीम ऑफ डायमीटर 14 mm using a system of two convex lenses. If the first lens has focal length of 40 mm, then the focal length of the second lens is। तो देखो बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। आप देखो, एक पहली लेंस लगाई आपने और आपने क्या कर दिया, एक बड़ी लेंस लगाई। कुल मिला के तो मैग्नीफाई ही करना है। इधर से ऐसी पैरेलल ले जाई, वो कन्वर्ज कर देगा एक जगह पर। अब यही रे आगे जा रही है और आगे जाके ऐसी डाइवर्ज हो जाएगी ना, वापस पैरेलल हो जाएंगी। अब आप समझो, ये आपको दे रखा है डायामीटर, ये कितना 14 mm, और ये आपको दे रखा है, ये कितना दे रखा है बेटा 2 mm। समझ में आया नहीं आया? अब उनने क्या बोला, ध्यान से पढ़ते हैं। The beam is required to be expanded in a collimated beam of diameter 14 mm using a system of two convex lenses. If the first convex lens has a focal length of 40 mm, कितना आ रहा बेटा 40 mm, this distance is 40। अब आप ध्यान से समझना, अगर ये एंगल अल्फा है तो क्या मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल भी अल्फा होगा? ध्यान से देखना बेटा, तो ये अगर 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर से आप देखो ध्यान से, मैंने बोल दिया इसको आप ले लो लेंथ, फोकल लेंथ f। तो आप देखो ध्यान से, tan अल्फा यहाँ पर पहले वाले एंगल में देखना, tan अल्फा क्या बन रहा है? tan अल्फा बराबर बन रहा है आपके पास 1/40। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। अब यही tan अल्फा सेकंड वाले में क्या बनेगा? 7/f। 7/f बराबर 1/40। तो f बराबर कितना आ रहा? 728 280 mm। खत्म क्वेश्चन। बोलो यार, आया नहीं आया समझ में? बहुत ही बढ़िया, शानदार क्वेश्चन, बट आंसर बहुत ही सिंपल आया। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिसको देख के बच्चे घबराएंगे, पर ये क्वेश्चन है बेसिक। समझ में आया नहीं आया बेटा? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द हीट जनरेटेड इन 1 मिनट बिटवीन द पॉइंट्स A and B in the given circuit when a battery of 9 volt with internal resistance of 1 ohm is connected across this point। अब आप समझना कि यहाँ पर से देखो, ये 2/4 1/2, मतलब ये काय का हो गया बेटा? व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया। खत्म क्वेश्चन यार, वही खत्म हो जाता है। 1 mm 2 mm, 1 ohm 2 ohm। ठीक है, नाउ दिस वन इज 2 ohm 4 ohm। ओके बेटा, और यहां पर से आपने इसको कनेक्ट कर दिया 9 वोल्ट से, तो ये 2 ohm है, ये 4 ohm है। भाई इनका देखो सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर आ जाएगा 3 ohm और इधर आ जाएगा 6 ohm। ठीक है बेटा, 3 और 6 का नेट इंटरनल नेट रेजिस्टेंस निकाल लो, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा? 6 3 18/9, दैट इज 2 ohm। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा? 2 ohm। अब आर, अब बैटरी का भी इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रुको, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohm दिया हुआ है, तो भैया टोटल आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा आपको। समझना, टोटल आर इक्विवेलेंट हमको निकालना पड़ेगा। नाउ दिस इज 2 ohm, दिस इज 1 ohm एंड दिस इज 9। तो टोटल आर इक्विवेलेंट टोटल बराबर क्या हो जाएगा? 3 ohm। अब भैया मेरे को पता है पावर बराबर होता है V²/R। समझ में आया? पावर बराबर होता है, लेकिन हमको तो ए और बी के बीच में पूछा, पावर डिसिपेटेड अक्रॉस ए एंड बी ही पूछा। तो भैया करंट कितना आएगा? 9/3। तो करंट कितना आ गया? 3 एम्पियर। करंट आ गया 3 एम्पियर। अब मैंने बोला पावर बराबर क्या लिखोगे? I²R। अब देखो इनके बीच में जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 3 का स्क्वायर। इंटू में रेजिस्टेंस कितना आ रहा है इनके बीच में? 2। भैया पावर बराबर कितना बन रहा है? 18 वॉट। अब कितनी देर में बोला है उन्होंने? हीट जनरेटेड इन 1 मिनट, तो हीट जनरेटेड दैट इज H अपॉन में 1 मिनट मतलब कि 60 सेकेंड।
दैट इज इक्वल टू 18। तो एच बराबर क्या हो जाएगा 18 इंटू 60 कर लो भाई, 18 इंटू 60 कर लो जल्दी से, कितना आ रहा है बेटा 1080 जूल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बेटा इसका हमारे पास 1080 जूल, 1080। दैट्स इट, खत्म क्वेश्चन, इजी पीजी, इजी क्वेश्चन। समझ में आया नहीं आया? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टू आइडेंटिकल थिन रॉड्स ऑफ मास कैपिटल एम and length capital L are connected as shown in the figure. Moment of inertia of the combined rod system about an axis passing through the point P and perpendicular to the plane of the rods is x by 2 ml square. ठीक है भाई, ओके, kg मीटर स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ x इज, तो बेटा आप मेरे को एक बात बताओ, क्या इस रॉड का हर मास, इस रॉड का हर मास क्या इससे L दूरी पर घूमेगा? बोलो यार, यस और नो, है ना? ये रॉड ऐसी है तो ये इसके अबाउट तो ऐसे ही घूमेगा ना, ऐसे ऐसे। समझ में आया नहीं आया? तो भैया आप क्या करो, मैंने बोला आप इस वाले एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। कोई दिक्कत है क्या? देखो ये जो एक्सिस है एक तो ऐसी आ रही है, आप देखना बेटा ध्यान से समझना, और दूसरी मेरी उंगली है, तो ये दोनों के बीच में ये वाली एक्सिस के अबाउट अपन निकाल रहे हैं। तो ये वाली रॉड की एक्सिस के अबाउट मैंने इसको बोला I1, तो I1 कितना आया बेटा ml स्क्वायर बाई 12, दैट इज द ICOM ओनली। अब मैंने बोला इसको पैरेलल एक्सिस के अबाउट शिफ्ट कर देंगे। अब मेरे को IP लिखना, तो IP दोनों के कारण आएगा, एक तो इसके कारण आएगा ml स्क्वायर बाई 3, इसके तो एक एंड से पास कर रही, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में ml स्क्वायर बाई 12 प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, ये वाली तो रॉड मैंने एक्सेस ही गलत बना दी थी, ये वाली एक्सेस तो कोई काम ही नहीं है, ml स्क्वायर बाई 12 प्लस में ml स्क्वायर। तो यहां पर से देखो IP कितना आ रहा है बेटा ml स्क्वायर बाई 12 सॉरी 3 प्लस में 13 ml स्क्वायर बाई 12। तो यहां पर से अगर मैं सॉल्व करता हूं इसको तो कितना आएगा बेटा IP बराबर 17 ml स्क्वायर बाई 12। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने? एक बार चेक कर लेते हैं भाई, 12 प्लस 1 13, 13 और 4 17 बाई 12, 17 ml स्क्वायर बाई 12। अब हमको बोला बाई 2 करो, तो मेरे हिसाब से तो ये गलत ही दिया होगा, यहाँ पर 12 होना चाहिए, यह होना चाहिए x बाई 12 ml स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 17। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज, कैलोरी में निकालना है द मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑक्सीजन एट कांस्टेंट प्रेशर Cp इज दिस। आर भी दे रखा है बेटा, आप एक बात बताओ Cp माइनस Cv क्या बराबर आर लिखते हैं? भाई कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपको तो इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछता है, MCV डेल्टा T यूज करना है। अब आप देखो ध्यान से, Cp कितना दे रहा है 7 माइनस Cv हमको निकालना पड़ेगा, आर दे रखा है कितना 2, तो भैया Cv कितना आ रहा 5। ठीक है, कैलोरी पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत बढ़िया। तो डेल्टा यू बराबर कितना लिखेंगे एनसीबी डेल्टा टी, डेल्टा यू बराबर क्या आ रहा है एन कितना आ रहा है बेटा देखना जरा ध्यान से, 10 इंटू सीवी कितना बेटा 5 इंटू में डेल्टा टी कितना आ रहा है बेटा 10। तो भैया 10 5 50 500। तो डेल्टा यू बराबर कितना आ रहा है बेटा हमारे पास 500 कैलोरी। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है इस क्वेश्चन का 500। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। In a microscope, the objective is having focal length of 2 centimeter and eyepiece is having focal length of 4 centimeter. The tube length is 32 centimeter. The magnification produced by this microscope for normal adjustment is, for normal adjustment, magnification is L by FO into में D by FE.
ठीक है, L बाय एफ ओ इंटू में D बाय एफ ई, ये बन जाता है एक। हाँ, तो भाई यहां पर से देखो मैग्निफिकेशन बराबर क्या बनेगा, L की वैल्यू कितनी दे रखी है 32, एफ ओ कितना दे रखा है बेटा 2, एफ ई कितना दे रखा है 4, 25/4, तो m बराबर कितना आ रहा है 100। आसान क्वेश्चन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस कितना आ रहा है बेटा, तो अगला है ही नहीं कुछ। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, सो थैंक यू एवरीवन। अगर आप जेई मेन सेशन 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बेटा, तो एटलीस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड अगर आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए तो कमेंट में जरूर लिखना। थैंक यू।